मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर क्या ज़्यादा पैनिक है या मामला ठीक है? अब यही होता है ना कि स्टैम्पीड में अभी कई स्टैम्पीड में होता क्या है, बेकसूर लोग कुचले जाते हैं। अभी निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप अब का तो यहाँ बहुत इस हफ्ते का चार्ट आप देखिए, शुरू के 3 दिन मिड कैप ने अपने आप को बचा के थाम के रखने की कोशिश की है। आप वापस पलट के निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, आपकी गिरावट शुरू हो गई थी हफ्ते की शुरुआत के साथ ही। लेकिन मिड कैप ने 3 दिन किसी तरह से अपने आप को सँभाला, लेकिन आखिरी के 2 दिन में जब लगा कि नहीं यहाँ पे तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। हाँ, बात ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा मिड कैप में भी कुछ वैसा कारने जैसा नहीं है। 59,000 के नीचे ही बात किया जाए कि मिड कैप में कुछ वैसा हो सकता है। यहाँ से 59, हाँ, 59,000 के नीचे ही बात करते हैं, तो उसमें बड़ा करेक्शन होना है या क्रैक होना है तो। अदरवाइज़ सब तो पकड़ के रखा हुआ है, नया हाई की तरफ चलने वाला स्ट्रक्चर है। कोई भी अगर S&P 500 वगैरह का स्ट्रक्चर देखेगा तो समझ में आ जाएगा, ये कैसे चलना चाहिए। अपने आप आँख के सामने नज़र आ जाएगा, अगर वीकली चार्ट S&P 500 ये सब का पहले का देखेंगे, तो चलना इन सब का बहुत अच्छा होता है। लेकिन यही है कि हम चलते तो हैं, लेकिन अब बाद बीच में रोड ही खत्म हो गई है, तो उसका क्या किया जाएगा? बट मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूँ कि अभी फ़रवरी में देखते हैं रिज़ल्ट मिड कैप का तो शुरू उसके उस स्टीम तो उसके बाद ही पकड़ेगा, क्या होता है मिड और स्मॉल कैप का। बट 1 या 2 क्वार्टर के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी रैली शुरू हो जानी चाहिए। अभी तो नॉमिनल रैली शुरू होगी और उसके बाद फायरी रैली शुरू होगी। बट फ़रवरी वाला देखते हैं रिज़ल्ट के बाद क्या होता है। और चाहे कितनी भी बातें मैं करूँ, निफ्टी की करूँ या मिड कैप और स्मॉल के कैप की करूँ, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अगर ये बढ़ती है, मान लीजिए कि जो उन्होंने पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है, अब इसमें अगर चाइना बढ़ जाएगा सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में कि नहीं भैया मैं भी ताइवान पे तो टेस्ट कर ही लेता हूँ, उधर में येमेन में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया तो क्या कर सकते हैं? उन सब का इलाज डेटा में नहीं है, कुछ कोई कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी, ये अपने आप में दिलचस्प स्थिति है कि अगर कहीं सारी दुनिया में फ्री फॉर ऑल शुरू हो गया, अगर अमेरिका का ये रवैया देख कर के रूस ने यूक्रेन में अपनी आक्रामकता बढ़ा दी कि भई चलो ठीक है, अमेरिका जहाँ जो मर्ज़ी कर रहा है तो हम भी यूक्रेन में अब किसी सीमा पे रुकेंगे नहीं। अगर चीन का जो आपने ज़िक्र किया कि चलो ठीक है, यही मौका है ताइवान पर हाथ साफ करने का। अगर सच में ये फ्री फॉर ऑल हो गया, तो फिर वैसी स्थिति में भारत कहाँ खड़ा होगा और भारत का बाज़ार कहाँ खड़ा होगा? देखिए, भारत कहाँ खड़ा होगा तो रशिया यूक्रेन वॉर से ही हम समझ चुके हैं। हम भी ऑप्टिकली करेक्ट स्टेटमेंट देते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम कहीं जाके किसी में टाँग नहीं अड़ाने वाले। वो तो क्लियर है, डिप्लोमैटिकली हैंडल होगा उसको। नुकसान तो सबका होता है वॉर में और हम रशिया यूक्रेन में भी देख चुके हैं और मैंने उस समय भी बोला था ये 5 से 40% तक का करेक्शन वॉर में होता है। जो लीस्ट इम्पैक्टेड होता है, जिस कंट्री में जो वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है, खाली पीस की बात करता रहता है, वो एक माइनर 5-7% का करेक्शन वाला इम्पैक्ट होता है। जहाँ पे लड़ाई होती है, जिस ज़मीन पे होती है, वहाँ पे 40-40% तक के करेक्शन हो सकते हैं। तो 5, 10, 15 से 40% तक का रेंज होता है, पर डिपेंड करता है कि कौन-सी कंट्री किस हद तक इन्वॉल्व्ड है और कितना नुकसान हो सकता है। उस पे डिपेंड करता है। मेरा अंदाज़ा ये रहेगा कि हमारा अभी डिप्लोमैटिक मैनेजमेंट बहुत ठीक चल रहा है और हम किसी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। हाँ, बाद में अगर पाकिस्तान पगलाने लगेगा तो उसको धो के आएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ हम कहीं पे जाके अपना अटकाने वाले नहीं हैं पैर, तो हमारा 5% वाले करेक्शन में ही हमको शांत हो जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। ख़ैर, हमारे यहाँ आंतरिक रूप से ही उकसाने वालों की कमी नहीं है, जो चाहते हैं कि भारत चने की झाड़ पे चढ़ जाए। पिछले दशक भर में हमने ऐसा ही देखा है कि जब मौका मिला है, तब लोग उकसाने के पीछे लगे रहते हैं कि आप कहीं न कहीं जाकर के किसी बड़ी लड़ाई में फँस जाइए। हमारा काम बहुत साफ़ है कि हम अपने आर्थिक प्रगति की रफ़्तार को रोकना नहीं चाहते हैं और किसी भी बड़े झंझट में फँसने का मतलब है कि आपकी ऊर्जा, आपके संसाधन वहाँ पे नष्ट होंगे। ख़ैर, स्मॉल कैप पिछले 2 दिनों में इसने भी बहुत तीखी गिरावट दिखाई है। क्या ये एक तरह से डाउनवर्ड चैनल इसने बनाना शुरू कर दिया और ये डाउनवर्ड चैनल जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है,
इस पे ध्यान दीजिए। ये थोड़ा-सा मतलब ये कह रहा है कि मिड कैप, लार्ज कैप से कहीं ज़्यादा कहीं स्मॉल कैप में पिटाई ना हो जाए। अगर आज का मतलब अभी जो क्लोज है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का जो 17,300 के पास का है, अगर इस क्लोज को लेके स्टडी किया जाए तो आपको पता चलेगा कि इफेक्टिवली 24 पूरा 2024 स्मॉल कैप ने 2024 कोई रिटर्न आज के नंबर पे नहीं दिया है ना? 24 के फरवरी जनवरी में भी वही लेवल था, आज भी वही लेवल है। तो 1 साल रिटर्न ही नहीं दिया, लेकिन अर्निंग्स तो ऐड हो रहे हैं, तो उससे इंडेक्स बेटर ही होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। और बाकी जो काम हुआ है वो स्मॉल कैप जैसे कंपनीज के लिए फायदेमंद होता है। तो मैं तो मान के चलूँगा कि अगर देखिए वो वॉर में नंबर रहता है सपोर्ट का और वैल्यूएशन का, उसमें कुछ भी हो सकता है। जो भी करेक्शन होना हो उसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। लेकिन नहीं है, नॉर्मली मैं मान के चलूँगा 17,000 के नीचे निफ्टी स्मॉल कैप में करेक्शन की जगह नहीं बनती है ज़्यादा। 17,000 से 100-200 पॉइंट नीचे मान सकते हैं। उससे ज़्यादा करेक्शन की जगह नहीं बनती है स्मॉल कैप। जी। लेकिन अगर कहीं इस ट्रेंड चैनल को फ़ॉलो करने लगा, तो ये चैनल तो नीचे जा कर के आपकी 16,300 या उसके आस-पास कहीं जा कर के बैठेगी। अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो 16,200, 16,000 मोटा-मोटा उस तरह की चीज़ें फिर दिखने लग जाएँगी। एक रिट्रेसमेंट लगा कर के देख लेते हैं। क्या रिट्रेसमेंट से हमें कोई नए बेहतर नंबर्स मिलते हैं? रिट्रेसमेंट ज़ाहिर है हम यहाँ से शुरू करेंगे तो जी। इस रिट्रेसमेंट में हम 38.2% के स्तर पर हैं, जो पहले भी एक बार टूट चुका है। अगर दोबारा ये स्तर टूटता है, फिर तो आपका 61.8 जो है, वो 16,000 के आसपास जाता है। आपने अब रिट्रेसमेंट लगा लिया तो मैं आपको बता दूँ, मुझे लगता है कि 17,000 पे रुक जाए, प्रार्थना कीजिए। नहीं जी। तो फिर मुझे नहीं लगता कि 14-15 हज़ार वाले नंबर के अलावा कोई बात किया जा सकता है। बाकी सब 14 16,000 ये सब आएगा 14,000 तो जाएगा। 14,000 तो सीधे 100% रिट्रेसमेंट हो गया। बस तो वही है। मैं नहीं समझता, मैं 17,000 के नीचे के लिए रेडी नहीं हूँ, सच बताता हूँ। क्योंकि अब उसके लिए यही है कि उधर में नेटो लड़ रहा है, इधर में चाइना ताइवान लड़ रहा है, ये सब शुरू हो जाएगा, तब वो केस होगा। अदरवाइज़ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमको क्या पता है, हमको यही पता है कि यूएस और इंडिया ट्रेड डील तो भाई खड्डे में है, कुछ नहीं हो रहा है उसका। हमको ये पता है कि हमारे ऊपर वैसे भी टैरिफ स्लैब हो चुका है और ये टैरिफ यहाँ से और ज़्यादा स्लैब हो सकता है, तो वैसे भी हमारा एक्सपोर्ट खड्डे में है। हमारा जीडीपी 0.25% पॉइंट से 0.5% तक पॉइंट तक खड्डे में जा सकता है। हमको ये पता है, मार्केट को ये पता है। मार्केट को ये भी पता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है। मार्केट को ये पता है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर कम हो रहा है और वैल्यूएशन प्रीमियम ऐसे समय में मिलता है। अर्निंग्स इम्प्रूव होते हैं, क्रेडिट ग्रोथ इम्प्रूव होता है। मार्केट को ये सब पता है, तो पॉजिटिव्स भी पता है, नेगेटिव भी पता है, मोस्टली एवरीथिंग इज़ इन प्राइस। जो भी मैनिफेस्ट करेगा, अगर इसके बेसिस पे अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी कि जियोपॉलिटिकल में वॉर शुरू हो गया हर जगह, तो फिर नेगेटिव होगा। बट जो नोन चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर्ड हैं, यहाँ से रेंज बाउंड मूवमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है और यहाँ से रेंज बाउंड के बाद पॉजिटिव मूवमेंट ही होना चाहिए। तरीका तो यही है, बट बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। हम जब जी। निकलते हैं यात्रा पे तब पता चलता है ना कितने बीच में क्या परेशानी आएगी। अब यहाँ से दिल्ली आप ट्रेन में जा रहे हैं, झांसी में पता चला कि फॉग हो गया, उसके बाद आपकी ट्रेन 4 घंटे देर हो गई। यहाँ से तो टाइमली ही निकले थे, तो क्या कर सकते हैं? वो तो होता ही है ना। जी। तो मतलब ये है कि हम या तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि या तो हमने अ अ, इस समय तक जितनी बुरी संभावनाएँ थी, उन सबको फैक्टर इन कर लिया है। वो सब चीज़ें भाव में आ चुकी हैं, थोड़ा बहुत और हो जाए तो हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं होगा। या फिर अगर कहीं इससे ज़्यादा खराब होना है, तो वो बहुत ज़्यादा खराब होगा। या तो हम अभी एक इस समय के लिए वर्स्ट देख चुके हैं और अगर इससे ज़्यादा वर्स्ट होना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होगा। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं निफ्टी स्मॉल कैप 17,000 के नीचे के लिए रेडी नहीं हूँ मेंटली, मेरा एनालिसिस वहीं तक है।
मैं निफ्टी 24,800 750 700 के नीचे के लिए रेडी नहीं हूँ, मेरी एनालिसिस वहीं तक है। और ये एनालिसिस इस पे बेस्ड है कि वर्ल्ड है डिस्टर्ब और इसी तरह डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन फुल फ्लेज्ड वॉर कोई करना नहीं चाहेगा। देखिए वेनेजुएला अलग लगा दीजिए, वेनेजुएला का पावर यूएस के अगेंस्ट में आप देखेंगे तो 1% का पावर है, तो उसमें क्या हो गया, जाके एक थप्पड़ मारा वेनेजुएला को, लेके वहां के प्रेसिडेंट को ही चला गया। वो थोड़ी वॉर होता है बाबा, वो तो ऐसे ही किसी गरीब को आपने दबा के उठा के गर्दन पकड़ के ले गए। बट जब बड़े कंट्रीज वॉर में आ जाएंगे तो यूएस नहीं बर्बाद होगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल। और यूएस में अगर वैसा हुआ तो ट्रम्प को इम्पीच कर देंगे सर, बिकॉज कौन इतना खराबी करना चाहेगा, वैसे भी पागल हाथी की तरह चले जा रहा है वो। तो मैं नहीं समझता कि उतना ज्यादा कुछ होगा, बहुत ज्यादा मैं नेगेटिव नहीं जाना चाहता। बाकी भगवान को पता है कि कितनी क्या लड़ाई होने वाली है। मैं अपनी फैक्टरिंग यही कर रहा हूँ कि ये डिस्टर्बेंसेस रहेंगे जिसके कारण मार्केट वोलेटाइल रहेगा, और मैं ये पूरे साल इस वोलेटिलिटी को अपने फेवर में खरीदने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ, ऊपर लेवल पे बेच दूंगा।